क्या करना है हमें फिर? ओम्स लॉ से करना है हमारे पास, राइट। देखो इससे पहले हमने जो है वो करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कर लिया। हर कोई चीज जो है वो इस तरह से डील करती है आपके पास में कि किस जो कंडक्टर्स है हमारे पास उनमें करंट किस तरीके से सप्लाई हो रहा है और उसका इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा है। तो उसी को स्टडी करते हुए हमारे पास में एक पर्सन थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम है आपके पास में? जॉर्ज साइमन ओम। ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। इन्होंने जो है वो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। 1826 में इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स में इनका मोटिव ये था कि इनको जो है वो रिलेशनशिप देखनी है। ही वांट टू स्टडी द रिलेशनशिप, किसके बीच में? रिलेशनशिप जानना चाहते थे आपके पास में करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो इनकी जो स्टडी थी उसका मेन जो आपके पास में गोल कंसंट्रेटेड था वो हमारे पास में था भाई करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस का। ये जानना चाहते थे कि भाई अक्रॉस अ कंडक्टर जब आपके पास में करंट पास हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, या पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपके पास एक क्रिएट हो रही है तो इसका करंट पे इफेक्ट क्या आ रहा है। इन सब चीजों को ये जो है वो जानना चाहते थे, इसलिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और इन एक्सपेरिमेंट से इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन निकाला। हमें एक्सपेरिमेंट के बारे में तो नहीं पढ़ना है, हमें इनका सीधा जो है वो मेरे ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ना है। उस ऑब्जर्वेशन को बताते हुए इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। कहते हैं भाई आपके पास में अगर कोई कंडक्टर है लाइक ए टू बी, आपके पास कोई वायर है, आपके पास कंडक्टर है आपके पास में जिसकी लेंथ हमने एल ले ली। तो इनका कहना है कि ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में जो करंट पास हो रहा है, लेट दैट करंट बी आई। कहते हैं ये जो करंट आई आपके पास में पास हो रहा है ये इन एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्या कहते हैं? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आपके पास में प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं हमारे पास में, तो आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं आपके पास में R आ जाता है। R जो है वो आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। R क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो आपके पास एक फॉर्मूला बन गया यहां से V इक्वल्स टू आई आर। क्या बन गया? V इक्वल्स टू आई आर। किसने दिया ये? ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने। इसी कारण से इसको हम ओम्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। इसीलिए इसको हम ओम्स लॉ भी कहते हैं। और इसीलिए जो आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, भाई आई करंट पहले से है, वी पोटेंशियल डिफरेंस पहले से पता है आपको ऑलरेडी। क्या चीज नई इंट्रोड्यूस हुई है यहाँ पे? आर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको इन्होंने कहा रेजिस्टेंस। तो ये जो आर आपके पास में होता है इसकी जो यूनिट है वो भी ओम के नाम पे ही बताई गई है। ऐसा ही यूनिट जो हमारे पास में रेजिस्टेंस की है वो क्या होती है? ओम। ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम। OHM ओम, या फिर आपके पास इसका सिंबल होता है ये। समझ में आ गई बात? तो ये हमें जो है वो ओम ने दिया था आपके पास में। साथ ही इन्होंने एक चीज और कही थी आपके पास में कि ये जो आप मेजर कर रहे हो ना आपके पास में, ये आप मेजर करोगे भाई किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन पे, कि भाई हमारे पास में जो टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस हैं वो अनचेंज रहती हैं। टेम्परेचर and physical conditions yes remains unchanged। अब अगर आपने जो है वो डेफिनेशन ऊपर वाली जितनी लिखी है उतनी लिखी तो पूरे मार्क्स मिलने की गारंटी नहीं। जब आपके पास आता है स्टेट ओम्स लॉ, तब आपको ये पूरा लिखना है दैट दिस लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस ऑफ द
कंडक्टर रिमेन्स सेम। अगर आपने इन टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशंस को अवॉइड कर दिया, आपने ये स्टेटमेंट नहीं लिखी, तो आपका लॉ की स्टेटमेंट पूरी नहीं है। टीचर के विल है कि भाई वो नंबर दे या नहीं दे। दूसरी चीज, जब भी आप स्टेटमेंट लिखे तो सिर्फ स्टेटमेंट लिख के नहीं छोड़ दें, प्लीज राइट द एक्सप्रेशन। क्या करना है आपने, एक्सप्रेशन भी लिखना है। अगर आप एक्सप्रेशन नहीं लिखोगे अगेन तो भी आपका जो है वो पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया भाई, ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन आया आपके पास V इक्वल्स टू आई आर, जहां से अगर मैं R निकालू तो मैं कह सकती हूँ R इज V बाई आई। क्या कह सकते हैं, R इज V बाई आई। तो दो बातें आ गई इस फॉर्मूले से। पहली चीज तो पहले वाले से देखो आपके पास में ये क्या है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्या आ रहा है आपके पास में, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि अगर आप करंट में 1 यूनिट का चेंज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस में भी 1 यूनिट का चेंज आएगा। अगर आप करंट को हाफ करेंगे तो पोटेंशियल भी हाफ हो जाएगा। अगर आप करंट को मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स करेंगे तो पोटेंशियल को भी मल्टीप्लाई बाय 2। आ गई ना बात समझ में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है भाई जितना तुझ में बदलाव होगा, चाहे बढ़ेगा या घटेगा, मैं भी उतना ही बढ़ूंगा, और जितना तू घटेगा उतना मैं घटूंगा। समझ में आ गई बात। और दूसरी चीज, अगर आप इस नीचे वाले फॉर्मूले से देखो तो हम क्या कहेंगे, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। I क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है आपके पास में। एंड व्हाट इज I, I इज करंट। I क्या है आपके पास में, करंट। कहता है करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। करंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और उल्टा अगर करंट घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब जिन डिवाइसेस में से आपके पास में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, जैसे हम कहते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या है, वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सके, राइट। तो आपके पास ये हमारे पास किसके बना होंगे हमारे पास में, वो मोस्टली आपके पास में इस प्रॉपर्टी पे होल्ड होंगे कि रेजिस्टेंस उनका बहुत कम होगा। तो कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम, इसीलिए उनमें करंट क्या है, इजीली फ्लो करता है, करंट मैक्सिमम होता है। आ रही है बात समझ में। क्वेश्चन आ जाए आपके पास में कि वुड में से करंट नहीं पास कर पाता है, क्यों, तो यही रीजन है, बिकॉज वुड का रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। वुड का रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। वुड का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए उसमें से करंट पास नहीं कर सकता है। समझ में आ गई बात, याद रहेगी ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को से ही रेजिस्टेंस को बताने की कोशिश करें तो हमें एक चीज समझ में आ जाती है कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर फ्लोइंग थ्रू इट रिमेन्स सेम। क्या होता है आपके पास में, कहता है जो हमारे पास में रेशो है, द रेशो अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, किसका रेशो, पोटेंशियल डिफरेंस का। द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड करंट, कहता है दोनों चीजों का, करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशो क्या रहेगा आपके पास में, रिमेन्स सेम। कहता है वो सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। सही बोल रहा है, क्योंकि आपके पास क्या है, V बाई आई इक्वल्स टू R, और R क्या है, एक कांस्टेंट है। R क्या है, एक कांस्टेंट है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स अगर मान लो आपके पास में R की वैल्यू 2 है तो V बाई आई का रेशो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, 2 रहेगा आपके पास में। समझ में आ रही है बात। तो इसी चीज को अगर हम जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, जैसे मैंने आपको कहा, आपको एक रीडिंग दे देते पोटेंशियल की और एक करंट की रीडिंग दे देते। भाई पोटेंशियल आपके पास 2 वोल्ट है, करंट आपके पास में 2 एम्पियर। पोटेंशियल 4 वोल्ट हुआ, ये भी 4 एम्पियर हो गया। दिस बिकम 6 वोल्ट, ये हो गया 6 एम्पियर। अब यहाँ पे आपके पास करंट प्लॉट है, तो 2 4 6, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पोटेंशियल, वोल्टेज 2 4 6। अब अगर आप देखो, मैंने पहला लिया 2 वोल्ट पे कितना है आपके पास, 2 एम्पियर करंट सप्लाई हो रहा है। मैंने 2 वोल्ट पे देखा कितना आ रहा है, 2 पॉइंट का है यहाँ पे। 4 वोल्ट
एम्पियर करंट है तो वोल्टेज कितनी है 4 पॉइंट कहाँ है यहाँ पे 6 है आपके पास में 6 तो क्या बन रहा है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है हाँ या ना एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है आपके पास में तो ओम्स लॉ के हिसाब से अगर हम देखें हमारे पास इसका ग्राफ कैसे आता है आपके पास में दिस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ग्राफ देखो यार स्ट्रेट लाइन कहां से आएगी आपके पास में पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगी आपके पास में कब जब आपके पास ओम्स लॉ ओबे होगा कब जब आपके पास ओम्स लॉ ओबे होगा और किसी भी पॉइंट पे जो आपके पास स्लोप बन रहा है स्लोप मतलब आपके पास ये अगर हम एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाए तो उसके साथ जो एंगल बन रहा है दिस इज नोन एज स्लोप इसे क्या कहते हैं हम स्लोप तो ये क्या बताता है ये बताता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या बताता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जैसे अगर तुम्हें ये ग्राफ दे दिया कहता है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर तो बेटा हमने ये ना 9th में जो आपके पास मोशन आया था ग्राफ वाले क्वेश्चन तब हमने किया था कि अगर ग्राफ में हमें पॉइंट से स्लोप निकालना है तो स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 तो अगर कोई भी दो पॉइंट ले लो मैं ये दो पॉइंट ले रही हूँ आपके पास ये पॉइंट क्या है 6,6 ये पॉइंट क्या है आपके पास में 4,4 तो ये आ जाएगा 6 माइनस y2 माइनस y1 है ना देखो y2 y1 क्या है ये कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 तो y2 कितना है 6 और y1 कितना है 4 तो 6 माइनस 4 अपॉन नीचे क्या है x2 माइनस x1 क्या है 6 और x1 क्या है 4 कितना आ जाएगा 2/2 मतलब 1 तो दैट मीन्स इस ग्राफ के लिए रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम कितना है 1 ओम समझ में आ गई बात तो ग्राफ पे देखो कितने क्वेश्चन बन गए सबसे पहला तो ग्राफ का प्लॉटिंग का क्वेश्चन बनता है आपके पास में कि आपको डाटा दे दिया कहते हैं ग्राफ बना के बताओ दूसरा आता है ग्राफ को देख के आपको बताना है कि जो ग्राफ है वो कंडक्टर का है इंसुलेटर का है या फिर सेमी कंडक्टर का है या जो ग्राफ है वो ओमिक डिवाइस का है या नॉन ओमिक डिवाइस का है देखो ओमिक डिवाइस क्या है वो डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं नॉन ओमिक जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं अब जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे उसमें क्या होगा रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा सेम रहेगा आपके पास में मतलब स्लोप क्या रहेगा सेम रहेगा तो आपको इस तरह से ओरिजिन से पास होती हुई लाइन मिलेगी अगर आप सेकंड ग्राफ में देखें आपके पास में तो यहाँ पे जो आपके पास एंगल है वो एंगल क्या हो रहा है आपके पास में चेंज हो रहा है यस और नो दैट मीन्स व्हाट r इज नॉट कांस्टेंट r क्या है कांस्टेंट नहीं है ऐसा नहीं है हम r निकाल नहीं सकते सेम फॉर्मूला यूज करेंगे स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 किसी भी एक पॉइंट पे और हम r को निकाल लेंगे पर हमारा बात हमारे पास ओम्स लॉ की चल रही है क्योंकि इसमें r कांस्टेंट नहीं है तो ये एक नॉन ओमिक डिवाइस है क्योंकि ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है समझ में आ गई बात पक्का चले बहुत अच्छी बात है अगर आगे तो यहीं से अगर हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस का फंडा तो समझ में आ गया होगा अब तक कि रेजिस्टेंस क्या है आपके पास में रेजिस्टेंस आपके पास में एक प्रॉपर्टी है जिसके जो कि करंट को इफेक्ट करता है अगर रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट ज्यादा होता है रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होता है आपके पास राइट तो एक्चुअल में रेजिस्टेंस है क्या इसको डिफाइन कैसे किया जाए तो इसको हम डिफाइन करेंगे कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू ओपोज द फ्लो ऑफ करंट क्या है आपके पास में रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण कंडक्टर क्या करेगा ओपोज करेगा क्या करेगा ओपोज करेगा बगावत करेगा कहता है तू मेरे यहाँ पे फ्लो नहीं कर सकता तो ये क्या करता है ये ओपोज करता है फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट को और इसीलिए रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ इनवर्सली ना तो उसके साथ होगा क्या कहते हैं नहीं कहा करो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I करंट R क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू I करंट आपके पास
समझ में आ रही है बात? और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसका फॉर्मूला हो जाता है R इक्वल्स टू V बाय I। क्या हो जाता है? R इक्वल्स टू V बाय I। दैट मीन्स रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन अ कंडक्टर आपके पास में। यूनिट आपको अभी बताई, ओम साहब के नाम पे ही इसकी यूनिट पड़ गई आपके पास में ओम, जिसका सिंबल आपके पास ये, राइट? चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर देखो मेरे पास है R इक्वल्स टू V बाय I, अगर हम इसको डिफाइन करें तो हमें पता है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या आपके पास ओम, हम इसको लिख सकते हैं 1 ओम। ये आ जाएगा आपके पास 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, राइट? तो अगर आपके पास सवाल आता है 1 ओम क्या है आपके पास में, तो भाई 1 ओम आपके पास में वो वोल्टेज है जो 1 एम्पियर करंट को एक कंडक्टर के अक्रॉस पास करने में आपके पास लग रही है आपके पास, दैट इज 1 ओम। तो हम लिख सकते हैं 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर इनवर्स। समझ में आई बात? मैं एक ही है क्या समझने के लिए, बाकी किस लिए बैठे हो? वो तो सवाल पूछूंगी तो पता चल जाएगा फिर। तो ये तो हो गई ओम की एसआई यूनिट। इसके अलावा जो है वो ओम की बड़ी यूनिट्स भी आपके पास में मेजरमेंट में आती है। जैसे सबसे पहले आता है आपके पास किलो ओम। क्या आता है आपके पास में? किलो ओम आपके पास में। सो 1 किलो ओम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ओम। सेम चीज रहती है, जैसे हम बोलते हैं 1 किलोमीटर किसके बराबर है? 1000 मीटर ना। तो किलो आ गया आपके पास में, तो वो ही चीज आ गई 1000 आपके पास। तो 1 किलो ओम इज इक्वल टू 1000 ओम या फिर 10 टू द पावर 3 ओम। वहीं पे एक और यूनिट देखो आपके पास आती है मेगा ओम। मेगा क्या हो जाएगा आपके पास? 10 टू द पावर 6 ओम। सॉरी, समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। फिर तो रेजिस्टेंस क्लियर है। रेजिस्टेंस पे जो ग्राफ में क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन क्या बनता है मैंने अभी आपको बता भी दिया था, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर फ्रॉम अ ग्राफ। भाई एक वीआई ग्राफ दे दिया जाएगा और कहेगा कि इस वीआई ग्राफ से आप देख के बताइए कि हमारे पास में रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आपने क्या करना है, कोई भी 2 पॉइंट चूज करने हैं उस पे और उन पॉइंट के बीच का स्लोप निकाल देना है। जो स्लोप आएगा आपके पास में वो आपके पास क्या आ जाएगा? अरे जल्दी बोलो, स्लोप किसके इक्वल होता है एक ओम ग्राफ में? है रेजिस्टेंस। तो जोर से बोलो ना भाई, जोर से बोलो। अभी इतने धीरे धीरे बोले ना तो मैं मारूंगी, सही बता रही हूँ। अब आपको देखने को मिलता है कि भाई करंट हमारा क्या है, बार बार चेंज हो रहा है। करंट क्या हो रहा है आपके पास में? बार बार चेंज हो रहा है। जैसे जैसे पोटेंशियल चेंज हो रही है वैसे वैसे आपके पास में जो है वो करंट चेंज हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट? रेजिस्टेंस भी थ्रू आउट क्या रहेगा? सेम नहीं रहने वाला। सेकंड को ये आलेख का भी रिप्लाई आ रहा है।
लेट का पता नहीं है, आज जाएगा या कल जाएगा। अगर गाड़ी बुक हो गई तो आज चले जाएंगे, वरना कल जाएंगे। दिस इज द थिंग। ओके, तो आपके पास हम क्या देख रहे थे भाई, हमारे पास कि करंट जैसे आपके बार बार चेंज होएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन द करंट। तो सिर्फ करंट पे डिपेंड नहीं करता, देयर आर मेनी मोर फैक्टर्स, आपके पास और भी फैक्टर्स है जिन पे ये डिपेंड करता है हमारे पास। तो हमें वो फैक्टर्स जो है वो देखने हैं कि किन किन पे करंट रेजिस्टेंस डिपेंड करता है आपके पास में, और रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होता है। अच्छा, उससे पहले मुझे बताओ व्हाट इज द क्या कहेंगे, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस किसके कारण होता है, क्योंकि अगर आप कॉज समझ गए ना तो आप इसके फैक्टर भी आसानी से बता पाएंगे। व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। जल्दी बोलो। बेटा ऐसे सेकंड वाला काम नहीं है, आता है फटाफट बोलो, टाइम खोटी मत करो, वरना फिर एक टॉपिक भी नहीं हो पाएगा। देखो व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, हम कॉज की बात कर रहे हैं आपके पास। मैंने आपको जब सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बताया था तब आपको समझाया था इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। और हमने देखा था कि भाई आपके पास कई सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कि आपके पास अलग अलग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है आपके पास में। जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है उन्हें कहते हैं हम कंडक्टर्स। क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। एंड मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो रीजन एक बताया था आपको कि मेटल्स में आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास हो पाती है। वेरी गुड, बिकॉज इनमें क्या होते हैं आपके पास में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो जो हमारे पास कंडक्टर है, फॉर एनी कंडक्टर, हम किसी भी कंडक्टर की बात करें, हमें पता है इन कंडक्टर्स में क्या है आपके पास में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कंडक्टर्स में क्या है आपके पास में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास। अब जैसे ही इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से क्यों कनेक्ट करते हैं भाई, हमें अक्रॉस द एंड्स पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखना है। हमें क्या करना है, अक्रॉस द एंड्स ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तभी करंट फ्लो करेगा, वरना तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं आपके पास में। तो हमें अक्रॉस द एंड्स क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखना है। तो जैसे आपने जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को इसमें आप सप्लाई करते हो और आप उसको मेंटेन करके रखते हो, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है भाई, इनको एक फोर्स मिल रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जैसे कहते हैं, ईएमएफ। अब इनको एक फोर्स मिल रहा है, तो ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये एक एंड से दूसरी एंड तक मूव करने लग जाते हैं, राइट। एक एंड से दूसरी एंड तक मूव करने लग जाएंगे। अब इसके कारण क्या होता है, इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी टकराएंगे, यस और नो। ये आपस में भी टकराएंगे इसके कारण। और जब आपस में टकराएंगे, इंसान क्या करता है, जब आपस में एक दरवाजे से दो को निकलना है और वो टकरा गया और मैं निकलूंगा पहले, मैं निकलूंगा पहले, है कि नहीं। तो भाई ये भी करते हैं, मैं निकलूंगा और एक दूसरे पे ही फोर्स लगाने लगते हैं। वही फोर्स जो है वो अपोजिंग फोर्स बन जाता है, और वो अपोजिशन जो हो रही है कि भाई उनको मूव नहीं करने दे रहा है ड्यूरिंग कोलिजन, इज नोन एज रेजिस्टेंस। समझ में आ गई बात, रेजिस्टेंस किस कारण से होती है, रेजिस्टेंस होती है इन फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलिजन के कारण, जिसके कारण जो है वो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं और एक दूसरे पे एक ऑपोजिशन फोर्स लगाने लगते हैं जो कि ओपोज करता है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के, और उसे कहते हैं हम रेजिस्टेंस। समझ में आ गई बात।
तो ऐसा होता है कई बार आपके पास में कि आपको चाहिए ऐसा सर्किट जिसमें कि करंट कांस्टेंट ना रहे, करंट को कहीं पे बढ़ाना है, आपको कहीं पे घटाना है। अगर आपको करंट को बढ़ाना है, करंट को घटाना है, दैट मीन्स आपको रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को घटाना पड़ेगा। तो ऐसे में हम यूज करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस या इसे रियोस्टेट भी कहा जाता है। अगर इस बार लैब में आप लोगों को दिखाया नहीं है तो ये अगली बार 11th में आपको जो है वो लैब में दिखाया जाएगा। इन्हें जो है वो हम रियोस्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रियोस्टेट। तो ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है आपके पास में, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस आपके पास कहलाता है, रियोस्टेट भी कहलाता है। इसका काम क्या होता है आपके पास में? इसका काम होता है कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करे। क्या काम है आपके पास में? बिना पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करे, करंट को चेंज। समझ में आ रही है बात? ये क्या है? अ डिवाइस used in a circuit, used in an electric circuit to change the amount of current flowing in a circuit without changing the potential difference. समझे? ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस तो ओपोजिशन है आपके पास में, जिसके कारण करंट फ्लो नहीं कर रहा। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है आपके पास में? वेरिएबल रेजिस्टेंस आपके पास में इसका मतलब है कि आप जो है वो पोटेंशियल को चेंज कर रहे हो, सॉरी पोटेंशियल को बिना चेंज करे आप करंट को चेंज कर रहे हो, जिस कारण से रेजिस्टेंस में भी चेंज आ रहा है। समझ में आ रही है बात? पक्का याद रहेगी? कब तक? ये नहीं बोलना जब तक है जान, मारूंगी फिर जाके थप्पड़। हाँ मतलब तुम्हारे हिसाब से मैं रोज पढ़ के आती तुम्हें पढ़ाने के लिए? नहीं। तो फिर आपको तो याद ही रहता है। हाँ तो आप लोग भी ऐसे करो ना कि आपको याद ही रहे। कितने पाप हो जाएगा, इतना बड़ा पाप सुबह सुबह। ऐसा परम पाप नहीं करते हम सुबह सुबह, है ना? कभी कभी करते थे। ओके तो अब इस रेजिस्टेंस के बेसिस पे सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्या कर रहे हैं हम? रेजिस्टेंस के बेसिस पे सब्सटेंसेस का जो है वो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और कैसे करते हैं क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन किया जाता है भाई आपके पास कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। क्या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं आप? कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। सेमी नहीं बेटा, सेमी कंडक्टर आपके पास में। भाई कंडक्टर क्या है आपके पास में? कंडक्टर भाई हमारे पास में एक ऐसा डिवाइस है, या हम बोले अ मटेरियल, जिसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? कम होगा, ज्यादा होगा? कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, रेजिस्टेंस कम होगा। यस, अ मटेरियल व्हिच हैज लो रेजिस्टेंस which allows the flow of current across its end. इसकी प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए। मैं तो वो पढ़ आ रहा था। कौन सा? करंट डीसी फ्लो करता है उसको कंडक्टर। नहीं वो छोटे क्लासेस के लिए, अभी 10th में आ गया ना, इसलिए 10th आ गया तो इसका 10th था मतलब 1 + 0 1 नहीं होता है,
1010 होता है इसका। So that's हाँ, तो बस उसी हिसाब से डेफिनेशन की भी लेवल बननी है आपके पास में। तो कंडक्टर क्या है आपके पास में? कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो लो रेजिस्टेंस देता है जिससे कि उसमें से करंट फ्लो कर सकता है। इलेक्ट्रिक जो सर्किट्स हैं उसमें आप जो है वो कंडक्टर्स का जो यूज करते हैं आपके पास में, दोज आर नोन एज गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनमें इजीली जो है वो करंट आपके पास में फ्लो हो सकता है, राइट? यस और नो? yes. जैसे जितने भी मेटल्स हैं आपके पास में, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भाई। ऑल मेटल्स, हमारे पास जितने भी मेटल्स क्या हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं पे अगर आपके पास आ गया बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? Silver. यस, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज बेस्ट, पर भाई महंगा है। बेस्ट का मतलब ये थोड़ी ना कि भाई अभी इसी को यूज करते रहो, महंगा है आपके पास में। तो इसका ऑल्टरनेटिव जो हमारे पास जो हम यूज करते हैं दैट इज कॉपर, एल्यूमिनियम। इनका जो है वो ज्यादा से ज्यादा सर्किट्स में इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल वायर्स इनसे बने होते हैं। क्यों? आपके पास सवाल आ सकता है कि क्यों इलेक्ट्रिकल वायर्स कॉपर और एल्यूमिनियम से बने होते हैं, बताइए। बोलिए, वाई? वो तो वही जाएगा सर, कंडक्टर क्या होते हैं? अभी डेफिनेशन करिए, कंडक्टर क्या होते हैं? जिसमें करंट इधर फ्लो क्यों फ्लो करता है? करता है, इसलिए फ्लो क्योंकि उसमें लो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस होता है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम को आप इलेक्ट्रिकल वायर्स में क्यों यूज करते हैं? बिकॉज दे हैव वेरी लो, तो लो रेजिस्टेंस है, इस कारण से इनमें करंट इजीली फ्लो कर सकते हैं, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। क्या है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? मिठाई खाने वाले हो? और ऐसी अगर आप मटेरियल सब्सटेंसेस में हम बात करें आपके पास में, अच्छा इंसुलेटर ना लिख के आपके पास में आ जाता है पुअर कंडक्टर। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर एंड पुअर कंडक्टर। आप लोगों के हिसाब से तो आप कहोगे सेम ही तो होता है, नहीं, बताओ। देखो जैसे इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता, पर जो पुअर कंडक्टर होता है ना उसमें फ्लो करता है पर अच्छे से नहीं करता। वेरी गुड, मतलब मटेरियल दैट हैव कैसा रेजिस्टेंस? हाई रेजिस्टेंस। हाँ, मटेरियल्स भाई जिनमें आपके पास में हाई रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है आपके पास में? हाई रेजिस्टेंस होता है आपके पास में। भाई हाई रेजिस्टेंस है आपके पास में, दैट मीन्स करंट फ्लो क्या होगा? करंट तो कम होगा। यस, ठीक है। मटेरियल्स दैट हैव हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट इन द सर्किट। आयरन और सिल्वर में से कौन सा पुअर कंडक्टर है? आयरन और सिल्वर में कौन सा पुअर कंडक्टर है? यस, आयरन इज अ पुअर कंडक्टर कंपैरेटिव टू दैट सिल्वर, हमारे पास जो बेस्ट वन है। समझ में आ रही है बात? पुअर क्या है? जो ज्यादा नहीं फ्लो कराता, कुछ तो कराएगा क्योंकि कंडक्टर है, पर ज्यादा फ्लो नहीं कराएगा। तो अगर इंसुलेटर की डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या हो जाएगी? अ मटेरियल दैट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। मटेरियल दैट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। कहता है भाई ऐसा मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? बहुत ही ज्यादा हो। क्या हो आपके पास में? बहुत ही ज्यादा हो। तो ज्यादा रेजिस्टेंस होने के कारण क्या होगा? टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट। कौन है? टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट इन द सर्किट। एग्जाम्पल, रबर, प्लास्टिक,
वुड, राइट। ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हो गए? इंसुलेटर के। किसके? समझ में आ गई बात? दीदी पर हम सेमीकंडक्टर को तो कह सकते हैं ना पुअर कंडक्टर। हाँ, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं आपके पास में? ये जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करते हैं। हाँ, कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। और ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं बाय डोपिंग इम्प्योरिटी इन सर्टेन नॉन मेटल। जैसे आपने जर्मेनियम में इम्प्योरिटी को डाल दिया तो उसके कारण आपके पास में ये फॉर्म होते हैं। ओके, व्हाट इज रेजिस्टेंस? नॉट रेजिस्टेंस, रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या है? टर टर टर। उसमें नहीं मिलेगा। जब मैंने समझा रही होती हूँ ना तब बताती हूँ, उसमें तुम्हें डेफिनेशन वगैरह प्रॉपर मिल गई, पर एक्स्ट्रा चीज तो समझाने के साथ बताती हूँ ना। और वो तुम करते नहीं हो कभी कि दीदी ने कुछ समझाया है तो लिख लेते हैं साथ में। कहते नहीं हम तो आइंस्टाइन की औलाद है सारी सारी। ओ सॉरी पेरेंट्स, आप लोगों को कुछ नहीं कह रही, हमें तो ऐसे ही याद हो जाएगा। रेजिस्टर्स क्या होते हैं भाई आपके पास में? ये आपके पास में वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी काफी ज्यादा हाई, substances which have comparatively very high, which have comparatively very high क्या होगी? रेजिस्टेंस। कंपैरेटिवली भाई इनका बहुत ही ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है जिससे इनमें से करंट इजिली, यस। एग्जाम्पल अलॉयज। दीदी फ्लो के साथ चल रहा है। तभी तो मैं रुकती हूँ कि मेरे को पता है भाई कोई बंदा बताएगा सही सही आंसर। एग्जाम्पल है जैसे आपके पास में एलॉयज है, आपके पास में एलॉयज आपके पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड निक्रोम, मैंगनीन, you have nichrome, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटॉन। ये आपके पास में कॉन्स्टेंटॉन का दूसरा नाम होता है यूरेका। ये आपके पास बहुत ही कॉमनली यूज एलॉयज है। इनमें कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस है तो दैट मींस आपके पास में करंट जो है वो इजीली फ्लो नहीं कर पाता, तो करंट ना रुक रुक के जाएगा। क्या करेगा? रुक रुक के जाएगा भाई, एकदम धारा बन के नहीं जाएगा आपके पास में, वो धीरे धीरे उसमें से फ्लो करता है। इसीलिए ये क्या करेंगे, आपको हीटिंग इफेक्ट समझाया था, रिवीजन फिर से समझेंगे, पर अभी के लिए याद होगा कि भाई हमने किया था कि भाई जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं जिस कारण से हीट डिसिपेट हो रही है। तो अब जब वो मूव करे, धीरे धीरे मूव करे तो ज्यादा हीट डिसिपेट होगी, हाँ या ना? इसीलिए हीट अप हो जाते हैं और ज्यादा गर्म होके ग्लो करते हैं। ये क्या करेंगे? ग्लो करेंगे। तो हीटिंग एलिमेंट्स में इनका यूज किया जाता है। और एक और रीजन क्या है? दे डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली। आपने देखा है इसका आंसर हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली। भाई इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, मतलब इतना गर्म होने के बावजूद भी टूटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। आ रही है बात समझ में? एक तो कॉमन क्वेश्चन आता है इसमें कि भाई हम क्यों हीटिंग एलिमेंट्स में अलॉय यूज करते हैं आपके पास में, तो वो तो ये हो गया भाई आपके पास क्यों यूज करते हैं, यही 3 पॉइंट लिखने हैं आपके पास में। दूसरा आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि nichrome is a good resistor as comparative to copper. Why? तो भी यही चीज लिखनी है। समझ में आ रही है बात? मतलब रेजिस्टर अलॉय साथ साथ चलेंगे। रेजिस्टर्स क्या है? कंपैरेटिवली वेरी हाई रेजिस्टेंस जिनका है।
और उनका एग्जाम्पल क्या है, एलॉय। तो जो रीजन एलॉय के है वही रेजिस्टर के है। तो रेजिस्टर के साथ कंफ्यूज मत हो जाना। समझ में आ रही है बात? हाँ देखो। हाँ भाई, अभी ये बताओ, शुड आई गिव यू अ ब्रेक? दिमाग में खिचड़ी तो नहीं पकेगी? नहीं सही समझ आ रहा है, एक बार पहले और एक बार अब एकदम अच्छे। हाँ, तो तभी तो मैं हर चीज रिपीट करवाती हूँ बार बार। बाकियों को भी बताओ भाई, शुड आई गिव यू अ ब्रेक ऑफ 15-10 मिनट्स और शुड आई कंटिन्यू? क्या कह रहा है? कंटिन्यू कर रहे हैं इसके बाद सीधा नया टॉपिक है या फिर रेजिस्टेंस के फैक्टर्स आ जाएंगे ना। यहाँ तक ओम्स का और अलग अलग टाइप्स के मटेरियल कवर हो गए ना। अब आएंगे हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस है। नहीं बोल रहे। तो मैं इसीलिए तो बोल रही हूँ कि मुझे भी पता है तुम्हारा कितनी बैटरी है। चलो 10 मिनट का ले लो, वरना फिर कंसेप्ट सारा खोचू पोचू होएगा। एक्स्ट्रा क्लास लेने का भी